पाठ का नाम है गोभी का फूल। आप तो बाबू हनुमान प्रसाद को नहीं जानते होंगे, पर बाजार के सभी सब्जी वाले उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। घर की साग सब्जी वे ही बाजार से खरीद कर लाते हैं। हरे धनिये की गुद्दी मुफ्त में मांगना, सलजम के पत्ते तुड़वा कर तुलवाने का आग्रह करना, आलू छांट छांट कर चढ़वाना और अरवी धुलवा कर मिट्टी हटा कर लेना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर व्यक्ति उन्हें पहचानता है। तो अगर कोई इंसान इतना सब्जी खरीदने के लिए वो इतना ड्रामा करेगा कि ये धो कर दो, थोड़ा सा ये फल सब्जी एक्स्ट्रा दो, तो किसी भी सब्जी वाले को इरिटेटिंग लगेगा। तो इसी वजह से सभी सब्जी वाले उन्हें देखकर आइए बाबूजी का नारा लगाते हैं, पर मन में कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर ही उस दिन का व्रत तोड़े मतलब उस दिन का सब्जी उसके दुकान से खरीदें, क्योंकि बहुत देर तक हिसाब लगाना पड़ता है कि सौदे के बाद घाटे में आखिर कौन रहा, मतलब लॉस किसका हुआ, सब्जी वाले का हुआ या हनुमान प्रसाद का हुआ। क्योंकि वो इतना सामान फ्री में मांगता है और इतना ड्रामा करता है, इतना नपवाता है कि सब्जी वाला को सब्जी बेचकर भी कभी कभी फायदा नहीं होता। तो हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज है, मतलब लत है। किस सब्जी में कितने विटामिन होते हैं, कितना लोहा मतलब कितना आयरन, कितना कैल्शियम, कितना कत्था, कितनी लकड़ी, कितनी ईंट, इसका जितना ज्ञान उनको है वैसा किसी पोस्ट मास्टर को अब तक निकले हुए डाक टिकटों के बारे में भी नहीं होगा। जितना किसी पोस्ट मास्टर को नहीं पता होगा ये लेटर कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा, उतना उससे बहुत ज्यादा नॉलेज इसको अपने सब्जी के बारे में है। हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल का रेप्लिका भेंट कीजिए तो वे बुरा मान सकते हैं, पर रेप्लिका मतलब डुप्लीकेट, तो छोटा मॉडल्स होता है ना, तो वही बोल रहा है कि अगर ताजमहल का छोटा वाला मॉडल गिफ्ट करेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, लेकिन आप उनको एक टुकड़ा सोया मेथी का साग भेंट कर दें तो आप उनके पक्के मित्र बन सकते हैं। तो आप उनको एक हरा सब्जी बनाकर गिफ्ट कर दीजिए, आप उनके फेवरेट हो जाएंगे। किसी को कहीं बाहर आते जाते देखते हैं तो मौसमी तरकारी की फरमाइश वे जरूर कर देते हैं कि मेरे लिए ये मौसमी ले आना, सब्जी ले आना, वहां का फेमस, इस तरह से। उस दिन मुंह से अचानक निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। फिर क्या था, बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे भाई वर्मा साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 5 फूल गोभी लेते आइएगा। अभी यहाँ गोभी का अच्छा फूल मिलता नहीं, लखनऊ में 1-1 रुपए का अच्छा फूल मिल जाता है, तो आप मेरे लिए गोभी ले आइएगा। यहाँ पर अच्छा नहीं मिलता, लेकिन लखनऊ में 1-1 रुपए में बहुत अच्छा मिलता है। लेखक हाँ भी नहीं बोले ना भी नहीं बोले वर्मा साहब। उससे पहले ही उन्होंने 5 रुपए मेरे हाथ में रख दिए और मुझसे अकेले में ले जाकर बोले, देखिए वर्मा जी, पता नहीं आपने कभी साग सब्जी खरीदी है कि नहीं, फूल जरा गट्ठा हुआ लीजिएगा, मतलब छितरा हुआ फूल मत लीजिएगा, वो जल्दी खराब हो जाता है। और गोभी के पत्ते में देखिएगा कि पानी नहीं लगा होगा, और पत्ता देखिएगा कि काटा हुआ नहीं हो, क्योंकि पत्ता में कैलोरीज होता है। तो वो इतना ज्यादा बोल रहा है एक गोभी के लिए। और पत्ते के डंठल का अचार बहुत अच्छा बनता है, तो आप देखिएगा कि सब्जी वाला ये सब निकाल ना ले। वे हर सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे, इसलिए मैं चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, जरा झड़वा के लीजिएगा। पानी में भीगा हुआ फूल मत लीजिएगा, बड़ी जल्दी खराब हो जाएगा। अच्छे गोभी के फूल में विटामिन A, B, D अधिक रहता है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल का महात्म्य सुनकर गया तो गाड़ी तो छूटेगी ही, नौकरी भी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूटेगा। वो बोल रहे हैं कि अगर हम इतना महिमा सुनते जाएंगे, इतना स्टोरी सुनते जाएंगे गोभी का, तो मेरा ट्रेन भी छूटेगा, नौकरी भी छूटेगा, हम लखनऊ भी नहीं जाएंगे और गोभी का फूल भी नहीं आएगा। तब जाकर हनुमान प्रसाद जी ने मुझे छोड़ा। हजरतगंज सिनेमा नुमाइश और कॉफी हाउस सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ की तरकारी मंडी में घुसा। सब अच्छा जगह छोड़कर लेखक सब्जी खरीदने के लिए गए। तो दूसरे जगह जाकर सब्जी कौन खरीदता है, लेकिन उनको खरीदना पड़ा। तरकारी वाले 2 रुपए से नीचे उतरने को तैयार न थे, पर मुझे तो गोभी के फूल 1-1 रुपए वाले ही चाहिए थे, पूरे पत्ते वाले, जिनके डंठल का अचार बन सके। लौटने का वक्त हो गया। मंडी वाले ने 1 रुपए पर उतरने के लिए हामी न भरी। हार कर 1.5 रुपए के भाव से गोभी के फूल खरीदे और सोचा, यदि ये इतने ही नायाब हैं तो 2-4 मैं खुद के लिए भी ले लूं। मतलब अगर गोभी का फूल वाकई में अगर इतना अच्छा है तो फिर 2-4 हम अपने लिए भी ले लेते हैं और 5 हमको हनुमान प्रसाद के लिए लेना है। और ये एक्स्ट्रा रुपया खुद का लगाने को तैयार हो गया। प्लेटफॉर्म पर
हाथ में एक खूबसूरत अटैची के साथ एक झाबा गोभी के फूल का, झाबा मतलब इस तरह से गोभी के फूल का। तो एक हाथ में उसके पास सुंदर सूटकेस और एक में गोभी का झाबा। तो कितना अजीब लग रहा है, सब लोग उसको देख रहे हैं। टिकट चेकर 2 बार पास से गुजरा। कुली से पूछा गया कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं। 2 एक परिचित चेहरे दिखाई पड़े। बोले, कहिए दावत कब है? मतलब उसको देख कर लोग बोल रहा है कि आपके घर में दावत कब है, बताइए, खाने के लिए कब आए। संजीदगी से जवाब देता हुआ मैं प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झाबे को देख रहा था। कूली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था, पर 1 रुपया इनाम चाहता था। कूली बोल रहा था, हम सामान तो चढ़ा देंगे, लेकिन हमको 1 रुपया चाहिए बदले में। गाड़ी आई, ठसाठस भरी मेल, एकदम पूरा भर्ती मेल। मारामारी का दृश्य। कुछ लोग डब्बे से, जैसे ट्रेन आता है तब होता है, कुछ लोग निकलना चाह रहे हैं, कुछ लोग घुसना चाह रहे हैं, लेकिन सबको अपना हड़बड़ी है। ये सोच ही नहीं रहा कोई कि उतरने वाले पहले उतरेंगे फिर जाकर चढ़ेंगे। मैं भीतर घुसने लगा। भीतर वाले मुझे दूसरे डब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेल के सारे कानून एक साथ समझाने पर तुल गए। डब्बे वाला कोई चाहता ही नहीं था कि ये उनके डब्बे में आए, क्योंकि इतना सारा सामान था। तो वो सब बोल रहा था, और आगे जाइए खाली है, और आगे जाइए खाली है। झाबा पूरा भीतर नहीं आ सकता था। गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे। ये पूरा टोकरी जा नहीं सकता था, तो कूली एक एक करके दे रहा था। आखिरी किस्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म पर से खिसक कर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। तो 2 गोभी ट्रेन के नीचे गिर गया। मैं कूली पर बिगड़ने लगा, मतलब गुस्सा करने लगा। कूली इनाम मांगने पर अटका हुआ था और मैं गिरी हुई गोभी के दाम पर। कूली बोल रहा था, हमको 1 रुपया दो सामान चढ़ाने का। लेखक बोल रहे थे कि मेरा 2 गोभी तो नीचे ही गिर गया। तू मैं बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे थे। दोनों एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे। मतलब गाड़ी के भीतर का दृश्य भी निराला था। एक स्वर कहता था, साहब उधर ले जाए ना। दूसरा बोला, बेंच के नीचे कर लीजिए। मतलब सब गोभी को बोल रहा था, इधर रखो उधर रखो, इस तरह से। कोई बोलता है सीट के नीचे रखो, कोई बोलता है सबसे ऊपर वाले बर्थ पे चढ़ाओ, पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने को तैयार न था। गोभी का झाबा वहीं नीचे पड़ा रहा। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही और लोग डिब्बे में सबके मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। जिस तरह लेखक को सब मना कर रहा था कि इस डब्बा में मत घुसो, फिर भी लेखक घुसा। उसी तरह से सारा पैसेंजर्स को मना किया जा रहा था, डब्बा फुल है मत आओ, लेकिन सब डब्बे में घुस रहा था, क्योंकि और कहाँ जाएगा, सारा डब्बा तो ऐसे ही भरा है। तो इस तरह से चलता रहा। मेरा अकेला स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था, बचाइएगा, देखिएगा, अरे 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 इधर नहीं, इधर गोभी है, अरे ट्रंक उधर ले जाओ। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है। सो मेरी भी किसी ने नहीं सुनी। तो इनका जब गोभी का फूल सारा पड़ा था, कोई भी घुस रहा अंदर, तो इनको लग रहा है गोभी का फूल पे कोई पैर ना दे दे, कोई सामान न रख दे। तो ये सबको बोलते इधर मत रखो उधर मत रखो। लेकिन इतना भीड़ में, इसीलिए यहाँ लिखा है कि जब आदमी जनता हो जाता है, मतलब एक आदमी नहीं है, अभी तो भीड़ है, जनता है, पूरा भीड़ है, तो भीड़ में कौन किसका सुनेगा। तो इसीलिए लेखक का भी कोई नहीं सुना। जब तक इलाहाबाद स्टेशन न आ गया, मैं अपने गोभी के झाबे को देख नहीं पाया। भीड़ उस पर छाई रही। इलाहाबाद आने पर ही मैं उसे देख पाया। गोभी के गठे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लातें सह चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन लग रहा था। मतलब उस पे इतना पैर वैर का निशान पड़ा था उसमें इतना निशान पड़ा था कि वो पहचानने लायक नहीं रह रहा था। इतने हमले के बाद भी कितने विटामिन उनमें शेष बचे हैं, वह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचाकर मालूम करना चाहता था, पर हिम्मत न पड़ी। यहीं के बाजार से 2-2 रुपए के फूल खरीदकर लखनऊ के कहकर उन्हें दे आया। वो इतना डरते थे कि बाद में लखनऊ से खरीद के दे दिए, और उसके बदले मैं लखनऊ से मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक भाषण सुनकर भी लौटा हूँ। तो हनुमान प्रसाद को तो पता नहीं था गोभी कहाँ का है, तो वो बोलने लग गए, देखो लखनऊ में कितना सस्ता गोभी मिलता है। तो यही है पाठ का पूरा एक्सप्लेनेशन।